आदरणीय प्रकाशक महोदय, आदरणीय भाटिया सर, कहरबा सर, छोटे भाई योगेश, नरेश जी और दूसरे साथियों, आप सभी इस ऑनलाइन वेबिनार श्रृंखला के तहत आज एक अलग तरह के कार्यक्रम में भी हमारे साथ हैं। हमारा हौसला बढ़ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। मित्रों, हमारे साथी कपिल भारद्वाज जी का दूसरा काव्य संग्रह आया है और उसकी भूमिका में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना ही कहता हूँ कि हमें बहुत सुखद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच का साथी एक उस तरह के यथार्थ के बैटन को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो सरोहारा के हित का बैटन है, किसान मजदूर गरीब के हित का बैटन है, जो उपेक्षित के हित का बैटन है। तो हमारी तरफ से इनको बधाई। और हमारे साथ आज जो है मुख्य रूप से दो वक्ता हैं। आदरणीय अशोक भाटिया सर हैं। सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका लघु कथा में बहुत बड़ा काम है, कविता में बहुत बड़ा काम है और आलोचना में भी उस दिन आपका जो हाथ देखा तो दंग रह गए सर। आप कवि कम, आलोचक कम, लघु कथाकार कम, पता नहीं कितने कितने कम है, बहुत ज़्यादा है, कम होकर के भी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में इंग्लिश वाले कम और हिंदी वाले ज़्यादा हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ हमें। और दूसरे हमारे साथ हैं चंद्रा सर। आप प्रकाशक हैं और प्रकाशक को किस तरह से एक राइटर को सिलेक्ट करना चाहिए, एक नए राइटर और पुराने राइटर्स के बीच खड़ा प्रकाशक, नया प्रकाशक किस तरह की ऊहापोह से गुजरता है, आज आपकी वाणी से हम जानेंगे, समझेंगे। और नए नवोदित कलमकारों को किस रूप में देखा जाता है एक प्रकाशक के द्वारा, मार्केट, बाजारवाद और लिटरेरी एजेंट, लेखक, बहुत कुछ हमारे बीच पसरा हुआ है, उसको जाने समझेंगे। तो मैं बिना किसी भूमिका के, बिना किसी प्रकार के समय को नष्ट किए आपके बीच एक हमारे मुख्य वक्ता जो है, पहले मुख्य वक्ता के रूप में मैं आदरणीय अशोक भाटिया सर को आमंत्रित कर रहा हूं। सर आप आएं और कपिल भारद्वाज जी की कविताओं को संबोधित करें और कविता के पक्ष में, कविता के विरोध में या कविता के जो संदर्भ में अपनी बात साझी करें, अपने विचार साझे करें। सर नमस्कार, आइए। नमस्कार भाई। मुझे कपिल ने जब कहा था कि मुख्य वक्ता है, मगर मुझे मुख्य वक्ता ना बनाओ, मैं तो उसमें लिख चुका हूँ किताब पर। तो वैसे 2 मिनट 4 मिनट की बात कह दूंगा। मुकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, उनका नंबर पीछे पड़ गया, आराम से चाय पी रहे हैं। चलो, मैं सोच रहा था कि मैं चाय पी के आराम से बाद में बात करूंगा। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस किताब के लिए मैंने जो शीर्षक दिया था वो था अंधेर गर्दी मचाए समय में कविता। 2 बात पहले कहना चाहता हूं, फिर मैं कविताओं पर थोड़ी सी बात करूंगा। पुस्तक अभी मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे PDF कपिल ने भेज दी थी। अब पहली बात, कविता लिखना मुश्किल नहीं है, कविता लिखना आसान है, लेकिन इसकी बनिस्बत कवि होना बड़ा कठिन है। जब कपिल ने पहला संग्रह देवता लौट आए हैं छपाया था, तो उसमें वो कविताएं लिखता था। दूसरे संग्रह में वो कवि हो जाने की प्रक्रिया में दिखाई दे रहा है, अभी प्रक्रिया में है, और जाहिर है कि ये उससे आगे का संग्रह है। किन अर्थों में आगे का संग्रह है? वहां कवि दुख के सारे सागर एक घूंट में पी जाने की बात करता है। यहां से कवि की सोच, उसके सपने और उसकी रचना प्रक्रिया का एक बड़ा आयाम हमारे सामने आता है कि वह दुख के सागर को पी जाना चाहता है। अभी दुख की का कोई स्वरूप उसमें नहीं बताया, किस किस प्रकार का दुख। जाहिर है सामाजिक यथार्थ में जहां भी दुख के जो आयाम दिखाई देते हैं, कवि का ध्यान उन पर है। वो
पहले संग्रह में बेशक कम है, यहां उसने विस्तार पाया है। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कवि ने 3-4 चीजें चुनी हैं कि जो मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए। उसमें एक प्रेम भी है, उसमें कविता भी है, और उसमें हमारी संवेदना है। ये जो चीजें हैं ये हमारे पास क्यों रहनी चाहिए? ताकि हमारी मनुष्यता बरकरार रहे। कवि को संगीत भी प्रिय है। ये 3-4 चीजें मिलकर क्या करती हैं, और कवि अभी इन कविताओं में कहां पहुंचा है, थोड़ा सा इस पर हम बात करेंगे। देखिए उनकी कुछ लाइनें, क्योंकि फिर अगर काव्यांश नहीं सामने रखेंगे तो बात हवाई हो जाएगी। वो कहता है कि 20वीं सदी को बदसूरत बनाया एटम ने, और 21वीं सदी को बना रहा है वायरस। इसके बावजूद वो क्या कहता है? मैंने कविता चुनी और संगीत और प्रेम, ये 3 चीजें हैं मुख्य। कविता चुनी और संगीत और प्रेम, ताकि बिल्कुल ही गायब ना हो जाए पीले फूलों की मेखला और बची रहे डबडबाती आंखों की करुणा। ये चौथी चीज है। अगर हम इन 4 आयामों पर के धरातल पर इन कविताओं को देखें तो इन कविताओं की खूबसूरती और इन कविताओं की पठनीयता और इन कविताओं के पीछे छिपी हुई जो सौंदर्य चेतना है, जो चिंतन है और जो संवेदना है, वो हमारे सामने आती है। करुण तत्व पर कवि बहुत बल देता है। और अगर मैं कहूं कि ये जो तीनों चारों चीजें हैं, कविता, संगीत, प्रेम, करुणा, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कविता में वो सब चीजें आएंगी, अपने आप आती हैं, जिस तरह इसमें आ रही हैं। अब फिर वो कविता को लेकर बहुत सारी बातें कहता है। ये दरअसल एक युवा कवि जब शुरुआती दौर में लिखता है तो अपनी प्रतिबद्धताएं वो मोटे तौर पर इस तरह से कहा करता है। बड़े बड़े कवियों ने कही शुरू में कि मैं ये हूँ, मैं ये कविता को मैं ये मानता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। अब एक और देखिए, वो कहते हैं कविता को ना अपनी जमीन छोड़नी होगी, ना आकाश की तरफ ताकना, और ना ही अपनी मुलायमियत का रंग। अब ये देखिए आप, 3 पंक्तियों में 3 बड़ी बातें कवि ने कह दी। ये विश्लेषण करने की जरूरत है, और चर्चा का मतलब यही है। कविता को ना अपनी जमीन छोड़नी होगी, ठीक है, कठोर यथार्थ, ना आकाश की तरफ ताकना। आपके सपने क्या है? आप कैसा समाज चाहते हैं? आप दूरदर्शी होकर क्या क्या देख और सोच रहे हैं जहां आपको पहुंचना है, और उसके मार्ग में क्या क्या अड़चने हैं यथार्थ में। और ना ही अपनी मुलायमियत का रंग। ये प्रेम है, संवेदना है, संगीत है, और कविता की जरूरत है कि ऐसी भाषा का प्रयोग जो चाहे कटु यथार्थ का वर्णन करे, जिक्र करे, लेकिन पठनीयता, पाठकीयता बनी रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। और ये 3 चीजें बड़े ध्यान से इन पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। और कविता क्या काम करती है, ऐसे देखें तो इस पर भी एक अलग चर्चा हो सकती है कि कविता क्या काम करती है, कविता की जरूरत क्या है। आज के समाज में, आज जो धर्मांधता का एक आक्रामक और बर्बर रूप हमारे सामने दिखाई दे रहा है, समाज में बढ़ रहा है, बड़ा चिंताजनक पक्ष है, उसमें कविता क्या कर सकती है, और वो किस रूप में कर सकती है कि उसका कोई असर, कैसी भाषा चाहिए, कैसा उसका स्वरूप चाहिए। लेकिन एक बात कवि जरूर कह देता है, और ये
कवि की प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता समाज की बेहतरी के प्रति। वे लिखते हैं, नराधमों को मिली छूट को जरा सा कम कर देती है कविता। नराधमों को मिली छूट को जरा सा कम कर देती है कविता। कविता हमारी जो पढ़ता भी है उसे, उसके भीतर जिस प्रकार की वो आक्रामकता है, जो समाज विरोधी है, उसे कविता हटाती है, एक तरफ करते, उस बर्फ को एक तरफ करके मार्ग बनाती है चलने के लिए। ये कविता ये काम खूबसूरती से करती है। अगर हम संग्रह की कविताओं को अगर विश्लेषण करना शुरू करें तो हम 3 हिस्सों में उनका विभाजन कर सकते हैं। मैं एक तो समकालीन राजनीतिक परिदृश्य जो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इधर जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें कम ही ऐसा साहित्य है जिसमें राजनीति पर साफ गोई से कहा जा रहा है। नहीं तो एक सुरक्षित यथार्थ को खोजकर और वही वीरता का प्रदर्शन करके रचनाकार, बहुत सारे रचनाकार चुक रहे हैं। तो जो ऐसी रचनाएं सामने आ रही हैं, कविता में भी आ रही हैं, कहानी में आ रही है, लघुकथा में आ रही हैं, बेशक कम है, तो उनका विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए। तो कवि ऐसी जो परिदृश्य की गलाजत है उसको और एक सामाजिक यथार्थ के नए रूपों को, प्रेम के विविध आयामों को, कवि की उम्र नवयुवा कवि है और प्रेम के आयामों की कितनी आवश्यकता है, आज प्रेम पर कोई बात ही नहीं करता है। इन तीनों पक्षों पर वह खुलकर बात करता है। आइए एक एक दो उदाहरण दें, फिर मैं अपनी बात निष्कर्ष रूप में आपके सामने रखूंगा। रिक्शे से उतरती हुई जिस्म बेचने वाली संस्कारित लड़कियों पर जिन कविताओं में बिंब बनाए गए हैं उसको लेकर, और वो पाठकीय चेतना में गहरी उतरती जाती है। एक और देखिए, एक विकृत चेहरा कविता जो वर्ग चेतना से संचालित है। ये सब समाज में निर्धन वर्ग और कटु यथार्थ को लेकर रची गई रचनाएं हैं। एक विकृत चेहरा में वो कहते हैं, क्या मालूम कल को रोटी सिर्फ 2-4 प्लेटों में ही रह जाए और बाकी लोग गेहूं की खाली बोरी को ओढ़कर बरसते बादलों के बीच से गुजर जाए। अब ये कवि क्यों सोच रहा है? इसके पीछे एक हमारा जो पूंजीवादी चरित्र है जो सर चढ़कर बोल रहा है, ये उसकी चरम परिणति है। और भूख, अभावग्रस्तता, मजदूर, किसान, शोषित स्त्री, इन सब पर इस पुस्तक में रचनाएं हैं और विश्वस्त करने वाली रचनाएं हैं और पहले संग्रह से आगे की रचनाएं हैं ये, और उसमें अधिक मुखर होते हैं। देखिए जरा, एक कहीं कहीं सूक्तियां ऐसी हैं, ऐसा लगता है कि स्थायी भाव के रूप में हमारे सामने रख दी गई। सूक्ति कविता को सुंदर बनाती है। वो लिखते हैं, भूख कविता में देखिए आप एक उदाहरण कि पेट से होकर गुजरता है आत्मा परमात्मा का प्रलाप। इतना कहना काफी है। वास्तव में कवि बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत कम शब्दों में कहता है। कविता की ये खूबी है, पेट से होकर गुजरता है आत्मा परमात्मा का प्रलाप। और सुंदरता की देवी कविता की पंक्ति देखिए, प्रेम हर युग में अपराध रहा है स्त्री के लिए। प्रेम हर युग में अपराध रहा है स्त्री के लिए। अब इसका इतिहास और भूगोल आप छानते रहिए, लेकिन इतना संक्षेप में कह दिया, ये कवि की सफलता है। वास्तव में कवि विचलित हो रहा है और विचलित होने के बावजूद वो अपने आप को संयमित करके संयमित शिल्प में अपने आप को कहता है। समाज में जो संकीर्णता बढ़ रही है, समाज में हो, राजनीति में हो, धर्म में हो, हर प्रकार की, और संवेदनहीनता बढ़ रही है, तो उसकी कविताएं फिर रास्ता खोजती हैं कि क्या कहा जाए ऐसी स्थिति को लेकर। तो कहीं कहीं वे सवाल उठाते हैं,
लेकिन कहीं कहीं वो बड़ी मार्मिक रचना कह जाते हैं। अलग अलग आयाम है। तो जैसे जैसे उनकी मनस्थिति है, और कभी कभी समाधान खोजने लगते हैं, क्योंकि वो दुख का सागर पी जाने की बात उन्होंने पहले संग्रह में कही थी ना, तो वो यूं ही नहीं कही थी। कभी जब अपनी संपूर्ण चेतना से संचालित होकर लिखता है तो वो दस्तावेजीकरण होता है, वो उसकी सोच का दस्तावेजीकरण होता है। अब एक कविता में मर्माहत करने वाले दृश्य को टीवी पर देखकर गदगद होते तथा कथित कवि को कपिल सवाल कर रहा है। उससे पूछता है कि बता भैया, कौन सी भाषा में बिलखता है बच्चा? ये प्रौढ़ पंक्ति है। कौन सी भाषा में बिलखता है बच्चा जब उसकी मृत मां की चूचियों से दूध नहीं आता? ऐसी रचनाएं हमारे भीतर एक संवेदना का नया स्रोत बनाती हैं, जिनकी आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हम संवेदनशील होंगे तो ही मनुष्य को मनुष्य समझकर मनुष्यता का व्यवहार करेंगे, और हमारे भीतर जो भी संकीर्णताएं या भेदभाव है, हम उनसे ऊपर उठ पाएंगे। उन सब के लिए संवेदना की जरूरत है। वो खुद कहता है, कवि वो कहता है कि उसकी चिंतन और चिंता का सारा धरातल यह है कि आदमी होने की संभावना हमारे अंदर कितनी कम बच गई है कि टीवी पर देखकर वो तथाकथित कवि की कुछ और रूप में है, और ये इसलिए उससे सवाल कर रहा है। इसी तरह बेगमपुरा कविता में आम लोगों के गीत संगीत कहानी किस्सों के भंडार वाले सपनों को रोन दिए जाने और सोच के सांप्रदायिक होते जाने को लेकर कवि बहुत बेचैन है। ये अलग अलग मनस्थितियां होती हैं। आप कवि को ये नहीं कह सकते कि आप ये करो या ये ना करो, वो अलग अलग रूपों में रखता है। देखिए, मैं एक बात बीच में ये कहना चाहता हूँ। एक शब्द है हमारे यहाँ, तकनीकी शब्द है कवि कर्तव्य। इस पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समय में पूरा एक निबंध लिखा था। बड़ा शानदार निबंध है, लेकिन वो उस समय के आधार पर था। उसमें कहा था कि मनोरंजन भी होना चाहिए और उपदेश भी होना चाहिए। उसी युग में मैथिलीशरण गुप्त ने भी कहा, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। लेकिन वो पुरानी जमाने की बात थी, तो चीजें बदलती हैं। प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्म में भाषा को लेकर, छंद को लेकर, नए छंदों का भी प्रयोग करो, वो सारा उचित भाषा का, उचित छंद, वो सब बातें उसमें कही, अनुरूप विषय होना चाहिए। लेकिन आज चीजें बदल गई। आज कवि कर्तव्य अपने समाज को देखकर वहां से निष्कर्ष निकालेगा कि मुझे, मेरा कर्तव्य क्या है। अगर वो समाज का सच सामने नहीं रख पाता है तो फिर वो अपने कवि कर्तव्य से कहीं ना कहीं अवश्य विमुख हो रहा है। हम जरूर ये कहते हैं जी कि कवि को हम बांध नहीं सकते, लेकिन कवि एक सामाजिक प्राणी है और वो उसका एक अपना उत्तरदायित्व है, जिसे कपिल की कविताएं बड़ी खूबसूरती से निभा रही हैं। आप देखिए, थोड़ा सा राजनीति पर आइए। अब राजनीति पर चुप्पी, बड़े बड़े लोग चुप्पी साध गए, यहां तक कि पलटी मार गए। पलटू राम सिर्फ राजनीति में नहीं होते, साहित्य में भी बहुत आए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पिछले 2-4 सालों को खंगाल लीजिए आप। इसका मतलब है उनकी प्रतिबद्धता पर, उनकी ईमानदारी, कहीं ना कहीं संशय, उस पर संशय था। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। ऐसे वक्त पर ही आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। कपिल का कवि जो है, देखिए, राजनीतिक कुटिलताएं, मस्खरेबाजी पर सीधे सीधे कलम चलाता है। वो साफ कहता है, उन कवियों से कह रहा है जो पीठ दिखा गए। कहता है, कविता लड़ेगी, तुम चाहे अपनी पीठ दिखा दो। और सिर्फ शीर्षक ही देख लीजिए आप, तो पता लग जाता है कि कवि किस तरह के राजनीतिक सरोकार उसकी कविताओं में मिलते हैं। एक शीर्षक है राजा नंगा है, एक है आत्ममुग्ध मस्खरा, और एक कविता है जाहिलों का सेना नायक, और एक है तानाशाह मुस्कुरा नहीं सकता। और भी कविताएं हैं, ये प्रमुख हैं चार।
ये परिदृश्य से टकराती हैं और विद्रूप को काव्यात्मक भाषा में संयम के साथ लेकिन दृढ़ता के साथ खोलती हैं। ऐसी कविताओं की आज जरूरत है। अब आप देखिए, 2-3 मैं इसमें से पंक्तियां उद्धृत करता हूं, फिर मैं निष्कर्ष पर आता हूं। वो लिखते हैं, हमारी सांस्कृतिक लड़ाई को एक दिमाग नियंत्रित कर रहा है। वे लिखते हैं, अब देखिए आप, 2 पंक्तियों में कवि कितना कुछ चाहे तो कह सकता है, लेकिन चाहना की बात है। वे लिखते हैं कि हिंदू देश की गलियों में फिरती गायें, हिंदू देश की गलियों में फिरती गायें सुअरों के साथ सेंकती हैं अपनी देह धूप में। अब ये जो संकीर्णता और सब चीजें फैलाते हुए घूम रहे हैं सुबह से शाम तक, तथाकथित बहुत पढ़े लिखे, वो इसका जवाब दे दें। इस कविता का जवाब कोई जवाब नहीं है। हिंदू देश की गलियों में फिरती गायें सूअरों के साथ सेंकती हैं अपनी देह धूप में। इसमें बिंब भी है, इसमें प्रतीक भी है, इसमें आक्रोश भी है, इसमें व्यंग्य भी है, इसमें कविताई भी है, सब कुछ है। ये आज का इतिहास भी है, चाहे छोटी सी अवधि का इतिहास है। एक और देखिए, ईश्वर को, धर्म को और आस्था को डाल रखा है एक ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट पर। ये एक और जो इधर धंधा चला है पिछले 8-10 साल में हमारे यहाँ, उनको 1-2 पंक्तियों में निष्कर्ष स्वरूप रख दिया गया है। ईश्वर को, धर्म को और आस्था को डाल रखा है एक ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट पर। अब आप देख लीजिए कि धर्म और आस्था का क्या हाल है। खैर, इसके बाद चलिए थोड़ा सा प्रेम पर भी बात हो जाए। मैं जानबूझकर प्रेम पर बात अंत में कर रहा हूँ। मैं समाज और राजनीति को थोड़ा आगे रखता हूँ। संपादन में भी मेरा जो क्रम होता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मेरे राजनीति है, समाज है, प्रशासन है, और फिर उसके बाद है व्यक्तिगत, सारा उसके बाद है। क्योंकि आज समाज को ऐसी चीजों की ज्यादा जरूरत है, लेकिन प्रेम की भी आवश्यकता है। कहीं कहीं कपिल प्रेम की कविताओं में व्यक्तिगत संस्पर्श दे जाते हैं, जो मैं समझता हूं, लेकिन उसके बावजूद उन कविताओं में उथलेपन से बचने का भरपूर प्रयास किया गया है। कहीं कहीं उसका टच मिल जाता है, वो अलग बात है। कविता से भी ज्यादा प्रेम को जरूरी मानते हैं, ये अनुभव है। प्रेम है तो कविताएं हैं, प्रेम है तो समाज है, प्रेम है तो सद्भाव है, प्रेम है तो संकीर्णताओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, बहुत कुछ है। और प्रेम और सौंदर्य को वो महसूस भी करते हैं अलग अलग कविताओं में, उन्हें बचाना भी चाहते हैं और उसको कहीं कहीं अपने शब्दों में विस्तृति भी प्रदान करते हैं। कहते हैं साफ कि धूसर होती दुनिया को जरूरत है तुम्हारी, धूसर होती दुनिया को जरूरत है तुम्हारी। एक पंक्ति देखिए आप, कितनी मार्मिक पंक्ति में लिख गए हैं सौंदर्य को बचाने की बात। आखिर तो सारा कुछ सौंदर्य ही तो है। सौंदर्य कोई हवाई बात नहीं है। सौंदर्य समाज में से निकलेगा, सौंदर्य भाव में से निकलेगा, सौंदर्य पात्रों में से निकलेगा। सौंदर्य कोई यूटोपिया नहीं है। क्या कहता है? कहता है कि मेरे बच्चे के लिए कैसे बचे एक कोना, मेरे बच्चे के लिए कैसे बचे एक कोना, जहां धरती का थोड़ा सा भी सौंदर्य देखा जा सके। ये कवि की अपेक्षा है और उसका जो कहने का तरीका है वो भी बड़ा, उसमें भी सौंदर्य छिपा हुआ। जैसे एक पंक्ति में आपके सामने रखता हूं कि छोटी छोटी जिज्ञासा की नावें, ये अपनी उसकी प्रक्रिया की बात भी हो सकती है, रचना प्रक्रिया की। छोटी छोटी जिज्ञासा की नावें दरिया के बीच में जाकर असंतुलित हो जाती हैं। छोटी छोटी जिज्ञासा की नावें दरिया के बीच में जाकर असंतुलित हो जाती हैं। वास्तव में कुछ कविताओं की व्याख्या नहीं करना भी अपने आप में सौंदर्य बनाए रखने का एक उपक्रम होता है। सभी की व्याख्या और विश्लेषण नहीं करना चाहिए, पाठक पर भी छोड़ देना चाहिए। पाठक खुद एक कलाकार होता है, वो अपने तरीके से उसमें से सौंदर्य और आनंद और
संवेदना का उस पर प्रभाव पड़ेगा। मैं वास्तव में क्या है कि कवि, दो पंक्ति में कहूं, कवि यहां पक रहा है, उसकी कविताई पक रही है, अभी वो आंच पर है। कवि की सोच, उसकी चेतना, उसकी संवेदना सभी आंच पर पक रही है। वो ढक्कन खुलता है तो कभी कुछ कविता बाहर निकलती है तो उसका पता लगता है कि उसका आस्वादन हम करते हैं, कैसी हैं वो कविताएं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन कविताओं की उपलब्धि भविष्य में इससे बड़ी उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आएगी। ये सारी की सारी कविताएं आज के समय की जरूरी कविताएं हैं। फिर मुझे याद आती है हरिशंकर परसाई की एक पंक्ति, वो कहते हैं कि जो अपने समय के प्रति ईमानदार नहीं है वो अनंत काल के प्रति क्या ईमानदार होगा। ये कपिल भारद्वाज अपने समय को महसूस करने वाले, उसके विविध आयामों को अपनी कविता की प्रक्रिया में डालने वाले, उनको कलमबद्ध करने वाले एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं बहुत आशान्वित हूँ भविष्य में वो तीसरा जो इनका संग्रह जब भी आएगा, इससे आगे का संग्रह। कवि को बहुत बहुत बधाई, और आपने मुझे सुना, समय दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती विचार रखे, बहुत महत्वपूर्ण। आपने बताया कि कपिल के काव्य संग्रह में एक्चुअल यथार्थ की परख है, एक्टिव यथार्थ को उघाड़ करके एक्चुअल यथार्थ है उसको दिखाने की कोशिश करी गई है। मुझे धूमिल की पंक्ति याद आती है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, और उसके एवज में मैं कपिल की ये पंक्ति देखता हूँ कि आज आदमी में आदमी होने की संभावना कम बची है। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार डाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ों से लेकर के, बाजार से लेकर के, प्रेम से लेकर के, सर्वहारा के हित से लेकर के, हर उस बिंदु को छूने की कोशिश करी है जो सचमुच दिख रहा है। हालांकि डेरिडा की माने तो यथार्थ तो सेंटर पर भी है और यथार्थ किनारे पर भी है। अलग अलग जगहों पर से रचना को विश्लेषित विवेचित किया जा सकता है, परंतु आपने अपने जो विचार रखे हैं निश्चित रूप से सर कवि के लिए भी, हम सब के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आपको बड़ा आभार सर, आपने इतने अच्छे जो सुंदर विचार प्रस्तुत किए हैं, इतनी अच्छी बात कही है उसके लिए। और अब मैं आदरणीय पब्लिशर सर से आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। सर बहुत अच्छे राइटर भी हैं और किसान आंदोलन की भूमिका पर उन्होंने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा, और मुझे पता चला है कि ये उनका पहला उपन्यास था जो इस तरह के आंदोलन की भूमिका पर या इस तरह के आंदोलन के उठान पर जो लिखा गया, बढ़ाव पर जो लिखा गया। सर एक लेखक ने लेखक को पहचाना है, आपने हमारे कवि को मौका दिया है, उनकी रचनाएं पब्लिश करी हैं। प्रकाशक के बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं। आप कपिल जी की कविताओं पर भी प्रकाश डालिए, और एक प्रकाशक जो नया प्रकाशक है, पुराना प्रकाशक है, पुराने लेखक हैं, नए लेखक हैं, उनके बीच में जो स्थापनाएं प्रतिस्थापनाओं का जो दौर चल रहा है, जो वर्तमान की चीज़ें उठ बैठ रही हैं, उनसे भी थोड़ा सा हमें परिचित करवाइएगा, ताकि ये जो वैचारिक जो बातचीत है वो एक आगे के पायदान पर पहुंच पाए। सर आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार करता हूं, और अशोक भाटिया सर ने जितनी बातें की हैं, मुझे तो लगता है उनके सामने बोलने का मुझे कोई हक नहीं। इतनी बातें, चाहे वो राजनीतिक विचारधारा पर बातचीत करी हो, चाहे कविता पर बातचीत करी हो, यथार्थ पर बातचीत करी हो, मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही अति संवेदनशील मुद्दों को रेखांकित किया है एक कवि के माध्यम से। कपिल भारद्वाज तो एक माध्यम बना हम लोगों के बीच में बात करने का, लेकिन अशोक भाटिया सर ने बहुत बेहतरीन, जिन तरीके से, देखिए होता क्या है
जिस बातचीत को मैं रेखांकित नहीं करना चाहता था, अशोक भाटिया सर ने एक बात कही है कि वर्तमान साहित्य में बहुत सारे जो गढ़ थे, या जिसको हम बोलते हैं कि जिनको हम आदर्श मानते थे, वो ढह गए। पिछले लगभग 3-4 सालों के अंदर जिनको हम लोग ये मानते थे कि ये हमारे प्रोधा हैं, साहित्य को आगे ले जाने वाले लोग हैं, वो ढहे हैं और उनका मुखौटा उतरा है। और ऐसा नहीं था कि हम लोग उनके बारे में धीरे धीरे नहीं जानते थे, परतें खुल रही थी, लेकिन आज का समय थोड़ा उल्टा हो गया है। उल्टा इसलिए हो गया कि आज ना तो कवि सामने, मतलब कवि और कवि का व्यक्तित्व हमारे सामने से बचा है, और ना ही साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं जो आज रची जा रही हैं हमारे, क्योंकि बाजार का एक नाम आया है। इस बाजार ने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मुखौटों को, बहुत सारे चेहरों को मतलब पब्लिकली सामने ला दिया है। मैं सिर्फ कपिल भारद्वाज जी हमारे बहुत बेहतरीन मित्र रहे हैं। मैं पिछले लगभग 7-8 सालों से उनको जानता हूं। एक समय था जब हमारे साथी रहे हैं सुभाष सैनी जी, उन्होंने सृजन उत्सव के नाम से एक मोर्चा चलाया साहित्यिक, आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं उस बारे में। अभी हम लोग एक साहित्यिक क्या बोलते हैं कि मान ले सकते हैं कि एक पुरस्कार, युवा पुरस्कार के लिए हमने एक योजना चलाई थी, और मैंने 3 साथियों से, 4 साहित्यों से, साहित्यकारों से पूछा था कि भाई हरियाणा में जो सबसे युवा साहित्यकार है उनका नाम मुझे दीजिए, ताकि मैं उस पुरस्कार की लिस्ट में जो है उनका नाम चयनित कर सकूं। तो आप यकीन मानिए कि हरियाणा से, चाहे वो सीनियर साथी रहे हों, चाहे वो युवा साहित्यकार रहे हो जिनसे मेरी मुलाकात है, उन्होंने बिना किसी बेबाकी से एक नाम मेरे सामने रखा था, वो था कपिल भारद्वाज का। और जो पुरस्कार हमारे यहाँ से सम्मानित किया गया था वो असम के एक लेखक थे, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि 2 लोग हम इतने नालीबद्ध तरीके से उतार चढ़ाव रहा है उनके चयन में कि कपिल भारद्वाज किसी भी रूप में, मतलब किसी भी सम्मान से वो वंचित नहीं रह सकते। मैं ये बात मौका आया था बोलने का, इसलिए मैंने बोल दिया था। साथियों, कविता क्या काम करती है? अशोक भाटिया सर ने बताया था कि देखो, कठिन समय में ही कविता और कवि की पहचान होती है। आज हमारा दौर ऐसा है, फासिस्ट समय है। अभी 2 दिन नहीं हुए हैं, आज दूसरा दिन है, कल होली थी, उससे 2 दिन, 3 दिन से लगातार जो इस राज सत्ता का जो चेहरा फासिस्ट हमारे सामने जो महसूस किया गया है। और एक होता है कि भाई अचानक कोई घटना घट जाती है, अचानक कोई सांप्रदायिक दंगे घट जाते हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति नफरत फैलाता है, लेकिन एक सत्ता के द्वारा जो चलाया गया माहौल है वो पूर्ण रूप से, वो जो उसकी जो झलक दिख रही थी वो पिछले 2 दिन में आप लोग देख रहे होंगे। हमारे साथी ने बताया कि
कवि हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे किसी भी विधा में लिखने वाला हो, उसकी पहचान सिर्फ मैं ये मानता हूं कि वो कठिन समय में होती है। और आज का दौर सबसे कठिन है। कठिन इस रूप में भी है कि जब हमारे बड़े से बड़े पुरोधा सत्ता की चाशनी में रंग गए हों, सत्ता के रंग में रंग गए हों, सत्ता के साथ जाने के लिए अपने आप को किसी ना किसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हों, ऐसे समय में अगर कपिल भारद्वाज अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी साहित्यिक धर्मिता के माध्यम से अगर इस सत्ता का, इस सिस्टम का अगर मुखौटा उतारने के लिए अगर हमारे सामने खड़े हैं, तो मैं अपने समय की ये उपलब्धि मानता हूं कि कपिल भारद्वाज की कविताएं हमारे समय की उपलब्धि है। मेरा मानना यह है। अब वो क्यों मैं ये मानता हूं, एक सेकंड। यथार्थ क्या काम करता है? हमारे सर ने बताया कि यथार्थ जो कटु यथार्थ है, देखिए इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं। मैं थोड़ी 3 शब्दों में मैं अपनी बात करूंगा। मैं कपिल भारद्वाज की यथार्थ परकता पर बात करूंगा। दूसरा, मैं उनकी संवेदनशीलता पर बात करूंगा। और तीसरा, मैं उनकी प्रतिबद्धता पर बात करूंगा। मेरे 3 आयाम हैं जिन पर मैं कपिल भारद्वाज पर बात करना चाहता हूं। यथार्थ, अब आप देखेंगे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत सारी फिल्में हमारे यथार्थ का सच्चा चरित्र जो है वो रेखांकित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका यथार्थ अलग है और मेरा यथार्थ अलग है। बस ये है कि उस यथार्थ को रेखांकित करने का तरीका हर साहित्यिक व्यक्ति का अलग होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि एक फिल्म आती है, फिल्म में बहुत सारे चित्र दिखाए जाते हैं। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं कि जैसे आजकल नई मूवी आती हैं, तो नई मूवियों में या फिल्मों में क्या होता है कि एक लड़की जो है वो गुंडों से बचकर भाग रही होती है, और गुंडे जो क्या करते हैं उसका पीछा करते हैं, उसका पीछा करते हैं। जो फिल्मांकन है, जो वीडियो है, जो उसका कैमरा है फिल्मों का, वो क्या करता है कि उस सीन पर रहता है, किस तरीके से गुंडे उसका पीछा करते हैं, कैसे उसका चरित्र हरण करते हैं, कैसे उसका वस्त्र को उतारते हैं। और आप देखेंगे कि इस तरह की कार्रवाई से जिसको नेगलेक्ट किया जाता है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि साहित्य में अधिकतर इस चीज को रेखांकित नहीं किया जाता है कि जो पाठक वर्ग है, जो पढ़ने वाला है, वो क्या सोचता है। तो जब यथार्थ जो मूवी है, जो मूवी किस तरीके से रेखांकित कर रही है, किसी लड़की के को भागते हुए दिखाते हुए, गुंडों से पीछा करते हुए, तो इसमें क्या होता है कि जिज्ञासाएं पैदा की जाती हैं पाठक के वर्ग में कि अब क्या, अगला सीन क्या होने वाला है। उसमें जिज्ञासाएं होती हैं, अगला सीन क्या होने वाला, अगला सीन क्या होने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिखने वाला राइटर है वो उस यथार्थ को दिखा रहा है जो पाठक वर्ग जिससे मतलब जिससे वो क्या बोलते हैं कि वो जिज्ञासु, उसको जिज्ञासु बने कि आगे क्या होने वाला। हो सकता है कि वो रेप सीन को और इतना नजदीकी दिखाए। दूसरा यथार्थ क्या है?
जो कपिल भारद्वाज ने जो आज के समय में वो भी यथार्थ है। जो फिल्मांकन करने वाले लोग हैं वो इस तरह का यथार्थ दिखा रहे हैं जो आज हूबहू हो रहा है। लेकिन कपिल भारद्वाज क्या करते हैं, वो उसका उलट करते हैं। वो बताते हैं कि यथार्थ सिर्फ यही नहीं होता है। यथार्थ का मतलब होता है कि जब कोई फिल्मांकन हो रहा है तो जो रेपिस्ट के प्रति है, जो गुंडों के प्रति है, उसके प्रति नफरत पैदा करे, और जो महिला है जिसका पीछा गुंडे कर रहे हैं उसके प्रति संवेदनशीलता पाठक वर्ग में या जो देखने वाले वर्ग है उसके प्रति वो सचेत करे। ये मैं बात करना चाहता था। जैसे उदाहरण के तौर पर उनकी एक कविता होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि मनुष्य होने के लिए जरूरी है कविता, लेकिन कविता से ज्यादा जरूरी है प्रेम, वैसे ही जैसे धर्म से ज्यादा जरूरी है रोटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यथार्थ है उस यथार्थ को बिल्कुल सही तरीके से, वैज्ञानिक और वैधानिक तरीके से वो प्रस्तुत करें। ये कपिल भारद्वाज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये तमाम कविताएं उनकी आप देख सकते हैं। आप देख रहे, मैंने एक शब्द शुरुआत में सबसे पहले बोला था कि कविताएं हमारे कठिन समय की, सबसे ज्यादा कठिन समय में पैदा होती हैं। मुक्ति बोध की जब कविताएं पैदा हुई थी वो हमारे समय का, मतलब हमारे हिंदुस्तान के समय का सबसे कठिन दौर था। कविता बयान भी है, वो बयान हमारे समय का है। बयान वो उन चुनौतियों के खिलाफ खड़ा हुआ है जो हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई होती है। किसान आंदोलन का जिक्र आया था तो आप देखेंगे कि पंजाब में, पूरी दुनिया में जितने हिंदुस्तान में जितने बढ़िया गीत पंजाबी में, पूरे अपने मुल्क में, पूरे अपने इतिहास में बेहतर पैदा हुए हैं, उसमें बहुत सारे गीत जो है किसान आंदोलन में पैदा हुए। कविताएं, आपको याद होगा कि हम सब लोगों के सिरसा के हैं कपिल भारद्वाज जी, आप जानते होंगे, हर भगवान चावला। तो उनकी एक क्या नाम है, लघु कथा है, अशोक भाटिया जी ने शायद जिक्र किया था एक जगह। तो उनकी एक लघु कथा है जिसमें वो बूढ़े बुढ़िया की एक कहानी लिखते हैं। वो पूरी कहानी किसान आंदोलन में वो चर्चा का विषय बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जब भी कठिन समय होता है तो अब किसान आंदोलन, एनआरसी का, सीसीए का या फासिस्ट समय का, जितने भी कठिन दौर हमारे समय में आते हैं, उस समय पर हमारे जो साहित्यकार हैं वो हमारे सामने उभर कर आते हैं, उन चुनौतियों को से उभर कर सामने आते हैं। तो ये तो 2-3 मैंने उदाहरण बताए हैं कि कविता कैसे कठिन समय में हमारे सामने एक कविता को प्रस्तुत करती है, कवि को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो यथार्थ के बारे में ये मैंने बिल्कुल मुकम्मल एक बात करी है कपिल भारद्वाज के बारे में, कि कपिल भारद्वाज सिर्फ इस यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है। कपिल भारद्वाज हमारे सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जिसकी 2 पंक्तियां मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई थी कि मनुष्य होने के लिए जरूरी है कविता, लेकिन कविता से ज्यादा जरूरी है प्रेम,
वैसे ही जैसे धर्म से ज्यादा जरूरी है रोटी। तो यथार्थ के उलट मैंने बात कही है कि यथार्थ सिर्फ वो नहीं है कि जो हमारे समय में होता है, यथार्थ वो भी है जो हमारे समय में होना चाहिए। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं कपिल भारद्वाज के कविता संग्रह प्रहसन और अन्य कविताएं, बोने प्रहसन और अन्य कविताएं, यथार्थ के बाद जिसका मैंने जिक्र किया था संवेदना। संवेदना का मसला ऐसा है कि मैं इसके ऊपर 2-3 बातें कर सकता हूं कि जैसे संवेदना का मतलब क्या है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं बात करूंगा कि जो कपिल भारद्वाज इतना बेहतरीन तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान के चलो कि किसी व्यक्ति को, अभी हमारे अशोक भाटिया जी थोड़ा गायब हो गए हमारे स्क्रीन से, मेरे सामने शैलेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं शैलेंद्र जी का उदाहरण दे देता हूं। शैलेंद्र जी हमारे बारे में बात करते करते सुन रहा हूं शैलेंद्र जी या अशोक जी को हमारे इस कविता संग्रह पर बातचीत करते करते एक हिचकी आ जाती है। हिचकी तो होता क्या है कि अब यहां पर मेरी स्क्रीन के सामने 2, 2, 4, 2, 6, 8 लोग यहां पर मौजूद हैं। तो मैं संवेदना का एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूं जो कपिल भारद्वाज की कविता संग्रह को पढ़कर मुझे महसूस हुआ। अब अशोक जी को हिचकी आई तो शैलेंद्र जी ने कहा कि भाई कपिल जो है अशोक जी को लगता है पानी की आवश्यकता है क्योंकि उनको हिचकी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी को हिचकी आती है और किसी व्यक्ति ने ये महसूस किया कि किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है तो इसका मतलब ये संवेदनशीलता है। मैं इसको ये बोलता हूं कि ये प्राथमिक संवेदनशीलता है। लेकिन हुआ ये है कि कपिल भारद्वाज ने ये कहा कि अशोक जी आप ऐसा कीजिए कि आपको पानी पीने की जरूरत है क्योंकि आपको हिचकी आ रही है। उन्होंने भी कपिल भारद्वाज ने भी महसूस किया ये दूसरे तरह की संवेदनशीलता है। एक तीसरे व्यक्ति ने हमारे यहां राजकुमार जी और नरेश जी भी जुड़े हुए, नरेश जी ने ये कहा कि ऐसा है कि उन्होंने कहा कि ऐसा है पानी का गिलास और जग यहां पर रखा हुआ है, प्लीज आप पानी पी लीजिए क्योंकि हिचकी आ रही है आपको और अन्यथा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने उनको कहा कि आप पानी पी लीजिए। वो कहते हैं। और एक संवेदनशीलता है कि जो बिना किसी से कहे पानी गिलास में पानी देकर और अशोक जी को दे दे कि अशोक जी प्लीज आप पानी पी लीजिए। ये संवेदनशीलता के कई लेयर्स हैं कि एक व्यक्ति महसूस करता है लेकिन वो उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। एक व्यक्ति जो है महसूस करता है लेकिन वो सिर्फ बता सकता है कि प्लीज पानी पी लीजिए। एक व्यक्ति उसको बता सकता है, वो भी महसूस करता है, वो भी संवेदनशील है कि गिलास जग भी रखा है, पानी भी रखा है, आप पानी पी लीजिए। लेकिन एक जो संवेदनशीलता है, एक ये भी संवेदनशीलता है कि जो व्यक्ति पानी बिना कुछ कहे गिलास में पानी डालकर और अशोक जी को दे देता है। मेरा मानना यह है कि संवेदनशीलता का जो उच्चतम उत्कर्ष है वो ये है कि बिना कुछ कहे आप सामने वाले की समस्या से रूबरू हो और सामने वाले की समस्या के साथ एकजुट हो जाएं और उसको बताएं कि प्लीज ये पानी पी लीजिए क्योंकि आपको हिचकी आ रही है। ये लेयर्स में 4-5 तरह की लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे ही हमारे अब हम कपिल भारद्वाज की कविताओं पर आ जाते हैं कि कपिल भारद्वाज सिर्फ अपनी कविताओं पर
इस रूप में बात नहीं करते हैं कि वो दूर खड़े होकर सिर्फ ये बात करते हूं कि समाज में अराजकता है, समाज में फैसिस्ट समाज है, समाज में प्रेम की ये दिक्कत है, समाज में जो है बहुत सारे जो कवि है वो मुखौटे लगाकर आ चुके हैं, ठीक है ना। मंच का जो जादूगर है वो अलग तरीके का आ चुका है, ठीक है ना। और जो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कपिल भारद्वाज संवेदनशीलता के उच्चतम स्तर को पर पहुंचकर जो है वो समाज की विसंगतियों का सिर्फ ना पर्दाफाश करते हैं, बल्कि उनसे निकलने वाले रास्तों को भी रेखांकित करते हैं, मेरा ये मानना है। तो मैंने दो बातें आपसे की, एक यथार्थ की बात की कि यथार्थ जो है सिर्फ वो नहीं है जो आज हमारे सामने, जैसे कहा जाता ना कि यथार्थ का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सामने आईना है और आईना जो हूबहू दिखाता है वो सामने प्रस्तुत कर देता है। तो कपिल भारद्वाज हूबहू आपके चेहरे को नहीं दिखाता है। कपिल भारद्वाज की कविताएं आपके उस चेहरे को भी दिखाता है जो आईना में देखने के बाद भी आपके जो पीछे छुपा हुआ क्रूरूप चेहरा है, जो बदरंग चेहरा है, हमारे समाज का जो यथार्थ है, जो बदरंग चेहरा है, उसको भी दिखाता है और बताता है कि ये बदरंग चेहरा जो है वो क्यों है। अब मैं तीसरी बात पर, क्योंकि अशोक भाटिया सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी थी कपिल भारद्वाज के बारे में कि कपिल भारद्वाज प्रतिबद्धता का कवि है। असल में उसकी किसी लेखक की को प्रतिबद्ध कवि कब कहा जाता है? प्रतिबद्ध कवि तब कहा जाता है जब वो प्रतिबद्ध कवि वो नहीं कि भाई वो किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी विचारधारा की पार्टी से जुड़ा हुआ है। प्रतिबद्ध कवि का मतलब है उस कवि की प्रतिबद्धताएं अपने वर्ग के साथ है। और मेरा मानना यह है कि हमेशा कवि जो है अपने वर्ग के प्रति गद्दारी करता है, और जो कपिल भारद्वाज है, कपिल भारद्वाज अपने वर्ग के प्रति उनका वर्ग क्या है? उनका वर्ग है कि वो समाज के हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति। कपिल भारद्वाज जो है किसानों के प्रति अपनी बात करते हैं, वो अंतिम पायदान पर खड़े हुए उस व्यक्ति की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने वर्ग के प्रति वो कैसे खड़े हुए हैं, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे ऐसा कौन सा कवि आज के दौर में, कौन सा कवि है जो तानाशाह पर कविता लिख रहा हो? आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल कविताएं जो हैं दो तरह की लिखी जा रही हैं। एक तो वो कविता है जो किसी को समझ में नहीं आ रही है, और एक कविता वो है जो छायावाद के उसमें गढ़ी और मढ़ी हुई कविताएं हैं जिनका और छोर किसी को मिल नहीं रहा है। लेकिन कपिल भारद्वाज तो सीधे सीधे बातचीत करते हैं, वो तानाशाह पर बात करते हैं, तानाशाह की हंसी पर बात करते हैं, तानाशाह की गढ़ी हुई बात पर बात करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है कि हमारे समय का कवि, और तानाशाह की हंसी की तो बात उसने की अपनी कविताओं के बारे में। मैं 3 कविताएं उनकी रेखांकित कर रहा हूं जिसमें मैंने, जैसे तानाशाह मुस्कुरा नहीं सकता, तानाशाह प्रेम नहीं कर सकता, तानाशाह विश्वास नहीं कर सकता,
तानाशाह कविता लिख नहीं सकता, तानाशाह तस्वीर नहीं बना सकता, तानाशाह पक्षियों को दाना नहीं डाल सकता, तानाशाह हारमोनियम नहीं बजा सकता, तानाशाह रोटी नहीं बना सकता। हालांकि वो ये सब करते दिखता है। तुम समझो ढोंग की बाल्टी भरता है, उसके आसपास होते हुए दड़बे, मुर्दे, कब्रे, निराशा, बिखरे बिखरे खून के कतरे, मनुष्यता को हानि पहुंचाकर ठाका लगाता है तानाशाह। झूठ है कि हिटलर की कोई प्रेमिका थी, सच तो ये है कि एक तानाशाह स्त्रियों के प्रेम के काबिल नहीं होता। अभी 8 मार्च का आपने देखा है, हमारे देश का एक तानाशाह एक ढोंग रचता है कि अपने इर्द गिर्द महिलाओं की फौज बनाता है, ठीक है ना। कितना फासिस्ट समय आ गया है। एक गोष्ठी में दोहराया गया वाक्य कवियों ने दोहराया, मगर सुनो ए कवियों, कवियों ने एक ने कुछ ज्यादा ही सुन लिया इस समय वाक्य को। बाहर आकर की घोषणा, यदि यह समय फासिस्ट ही है तो तुम लोगों को जेल में होना चाहिए। सन्न रह गए कवि, फिर भी साहस बटोर कर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हमें जेल में सड़ना चाहिए तो हम भी हैं तैयार। तुमको कविताओं में, इतिहास में फासिस्ट का दर्जा देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक तुम्हारी असलियत और वो तुम्हारे तानाशाह के फोटो को अपने शौचालय में टांग दें। ये बहुत ऐसी कविताएं, क्योंकि अशोक भाटिया सर जानते हैं कि हम लोग तो कवियों की बहुत बड़ी सीरीज निकाले हैं, मतलब कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीरीज कवियों की, मतलब सिर्फ न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन के पास है। सबसे ज़्यादा कवियों की सीरीज हमारे पास है, और वो भी उनकी चयनित कविताएं। तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह का संवाद, जिस तरह की उन्होंने बेबाकी, जिस तरह की उन्होंने बिंब प्रतीकों का इस्तेमाल कपिल भारद्वाज ने किया है, मुझे लगता है कि ये दुर्लभ है। और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि जिस समय हर साहित्यकार चाहता है कि इस सत्ता से कुछ मलाई मिल जाए, मलाई, और इसलिए उसकी चाटुकारिता में लगा हुआ है। और ऐसे समय में अगर कपिल भारद्वाज की कविताएं हमारे समय में एक औजार का रूप धारण करती हैं, इस समाज की विद्युतियों को सिर्फ उजागर ही नहीं करती बल्कि उन पर प्रहार करती हैं, तो ये हमारे लिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि ऐसे कवि को आज हमारे समय में सहेजने की ज़रूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस मंच ने कवि हमारे कपिल भारद्वाज जी को मौका दिया है। मैं सभी सम्मानित साथियों से आग्रह करूंगा कि जब जैसा भी हो सके हमें इनकी कविताओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, ताकि सही और गलत साहित्य और कविताओं के बारे में जो रेखांकित किया जा रहा है उसमें कपिल भारद्वाज भी एक हमारी समय की आवाज़, हमारे समकाल की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत रहें। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका रहा। सर, मैं तो एक छोटा सा एक्सक्यूज है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको उचित लगता है तो थोड़ा प्रकाशकीय जो दायित्व है उसमें जो कठिनाइयाँ हैं और जो स्तरीय साहित्य नहीं लिखा जा रहा है, छटने का जो प्रोसेस है, और नए पुराने लेखकों का थोड़ा सा आप अपने प्रकाशकीय दायित्वों पर भी अगर प्रकाश डाल दें तो थोड़ा सा नए लेखकों के लिए, और जो इस फलक से अनभिज्ञ हैं, इस ग्राउंड से अनभिज्ञ हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा शायद पॉजिटिव रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, अगर आप उचित समझे तो।
जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मुझसे पूछने की बजाय अगर आप कपिल जी से पूछते तो उनको वो ज्यादा अच्छा बताते। देखिए होता क्या है कपिल जी कि तो सर घर की मूंगी दाल बराबर है। इनसे पूछते रहते हैं। पर आपका एक वैसा अनुभव है जो कपिल जी जैसे बहुत सारे राइटर्स आपके पास हैं, बहुत बड़ी सीरीज आप कह रहे हैं कि आपने निकाली है, तो यकीनी रूप से आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी इसमें देखे होंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो आप अपनी बात थोड़ी सी अगर कहें तो थोड़ा। बिल्कुल 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 मैं बात करना चाहूंगा। और मुझे अच्छा भी लगा है कि देखिए होता क्या है कि जब हमारे सीनियर हमारे सामने रहते हैं ना, अशोक भाटिया जी हमारे बहुत सीनियर हैं जिनसे हम लोगों ने सीखा है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। देखिए होता क्या है कि मैं आपको बताऊं कि न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन का अभी बहुत छोटा समय है। छोटा समय का मतलब आप समझ लीजिए कि 3 साढ़े 3 साल का समय है पूरा टोटल। और इसमें लगभग जो है 1,000 से ऊपर कवि छपे हैं, मतलब 1,000 से ऊपर साहित्यकारों की पांडुलिपियां प्रकाशित हुई। आप अंदाजा लगाइए कि इसमें से 60% वे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, और उसमें से 30% वो लोग हैं कि जिनकी पहली बार पांडुलिपियां छपी हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूं कि जैसे अभी हमने एक पुरस्कार जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, एक पुरस्कार हमने जो है शुरू किया है कृत्या और न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन के माध्यम से, युवा पुरस्कार। तो जिस कवि को छापा, जिस कवि के बारे में ना प्रकाशक को पता था, ना ही पुरस्कार देने वाले को पता था, क्योंकि किताब हमारे यहाँ पे छप चुकी थी, जिन्होंने उसकी कविताओं को संपादित किया वो बिहार के वरिष्ठ लेखक हैं कुमार मुकुल। उन्होंने भी उस लेखक को कभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा था। मतलब आप समझ रहे हैं कि असम में रहने वाला व्यक्ति बिहार के किसी लेखक से अपनी कविताओं को पढ़वाता है कि क्या वो कविता ठीक है, वो उन कविताओं को संपादित करके समझ के वो हमको भेजता है। हम लोग प्रकाशक भी ना कुमार मुकुल से मिले हुए थे, कभी नहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से मिले, ना ही कुमार मुकुल उस असम के लेखक से मिले, ना प्रकाशक मिला, ना प्रकाशक की संपादकीय टीम मिली। लेकिन हमको पता चला कि भाई कविताएं बहुत जेन्युइन है, जमीनी कविताएं हैं। वो किताब प्रकाशित हुई, प्रकाशित होने के बाद उसको पुरस्कार सैंक्शन हुआ। तो और आप बताइए उसको पुरस्कार भी मिल गया है, ना उसको प्रकाशक आज तक मिला है, ना वो लेखक मिला है, ना वो संपादक मिला है, कोई भी उससे नहीं मिला। मैंने सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए आपको कहा है कि कैसे जो जमीनी और जरूरी कविताएं हैं, साहित्य है, वो किसी की मोहताज नहीं होती है अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ होता है। कपिल भारद्वाज जी की किताब हमारे पास आई तो उनको तो ये पता ही नहीं था कि ये प्रकाशन कौन है, किसका है, कौन चलाता है, कौन इसका मालिक है, कुछ नहीं पता। लेकिन जब उनकी कविताएं आई तो संपादक मंडल ने कहा कि भाई कविताएं जरूरी हैं, हमारे समय का एक जरूरी दस्तावेज है, इसको प्रकाशित होना चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारे अपने दायित्व की कि अगर कोई लेखक जमीनी रूप से कविताओं के साथ, साहित्य के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको कहीं मौका मिले ना मिले। हमारे ऊपर तो एक इल्जाम आता है, अशोक सर जानते हैं, कि आपने रेडी वाले की कविताओं को छाप दिया, आपने रिक्शा चलाने वाले की कविताओं को छाप दिया, आपने टेम्पो चलाने वाले के कहानियों को छाप दिया, आपने जो है जो छोले भटूरे बेचता है उसका संस्मरण छाप दिया है। अब बताइए, तो इसमें तो हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर कोई भी लेखक जमीनी तौर पर, जहीनी तौर पर समाज के साथ खड़ा हुआ है, समाज के पक्ष में उसका लेखन है, समाज के
इस साहित्यिक अपने वर्ग मतलब मजदूर किसान के पक्ष में उसका लेखन है, तो वो हमेशा रेखांकित किया जाएगा। देखिए कभी भी आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर चाटुकारिता वाला साहित्य कभी भी साहित्य की कैटेगरी में नहीं आया है। सत्ता की दलाली करने वाला साहित्य कभी भी साहित्य कैटेगरी में नहीं आया है। साहित्यिक कैटेगरी में वही साहित्य आया है जिसने अपने समाज के सवालों से मुठभेड़ की है, जो अपने समाज के सवालों को समय रहते उठाया है। मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही है। रही बात चुनौतियों की, तो चुनौतियों की तो देखिए ऐसा है कि हर दौर में अच्छा और बुरा साहित्य लिखा जाता रहा है, अशोक सर जानते हैं। एक बार मैंने जो है लघु कथाओं का संपादन किया था, तो इसमें जो है संदीप तोमर अशोक सर जानते हैं, तो लघु कथाओं की लगभग मेरे पास पेज थे 125-126 के आसपास। लघु कथाएं आई मेरे पास लगभग 450 के आसपास। लेकिन मैंने बताया कि मुझे रेखांकित करने वाली वो लघु कथाएं नहीं आई। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि उसमें से हमने लगभग 97-98 लघु कथाएं रेखांकित की, और जिसमें से बड़े नाम सारे छूट गए थे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अच्छा और बुरा दोनों हमारे समय में होता है। हमारे समय में मैंने बताया ना कि सत्ता की दलाली करने वाले पत्रकार भी हैं। सनंद भाई मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी। सत्ता की दलाली करने वाले पत्रकार भी हैं, और सत्ता की आंखों में आंख डालने वाले, सवाल करने वाले पत्रकार भी हैं। वही हाल साहित्यकारों का भी है कि हमारे समय में ऐसे साहित्यकार भी हैं जो पुरस्कार पाने के लिए अपनी तमाम पूर्व लिखी गई प्रगतिशील कविताओं, कहानियों को धत्ता बताकर जो है चाटुकारिता में लगे हुए कि किसी तरीके पुरस्कार मिल जाए। लेकिन हमारे ही समय में ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने बड़े से बड़े पुरस्कार को अपने ठेंगे पर रख दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि, और आप देखिए सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण तो हमारे सामने, हमारे ही आंखों के सामने दो बड़े आंदोलन हुए हैं। एक किसान आंदोलन हुआ है, तो किसान आंदोलन में एक वो वर्ग था, साहित्यिक वर्ग था, जिन्होंने जो है किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपनी कविताएं, कहानी, उपन्यास, लेख सब कुछ लिखा। दूसरा साहित्यिक वर्ग वो था जो सत्ता के साथ खड़ा हुआ। तो चुनौतियां तो हैं हमारे सामने कि किसको प्रकाशित किया जाए, किसको प्रकाशित नहीं किया जाए। लेकिन अगर कोई लेखक अपने समय की चुनौतियों से टकरा रहा है, तो कोई छापे ना छापे, उनको एक ऐसा प्रकाशक, संपादक मिल ही जाता है कि जो समय में जो है रेखांकित कर सके। मतलब उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, होता है अच्छा बुरा हमारे समय में हर जगह होता है। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया सर, और आपने कपिल जी की कविताओं पर भी बड़ा विस्तृत प्रकाश डाला। आपने विशेष रूप से जो सत्ता की प्राथमिकताएं हैं और समाज की, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनके बीच का जो अंतर है, कपिल जी की कविता में वो अंतर जिस रूप में उभरा है वो आपने बहुत सुंदर दिखाया है। तानाशाह को जिस रूप में कवि ने स्पष्ट किया है वो आपने बहुत अच्छा बताया सर। और आपका ये कहना कि ऐसे कवियों को छांटने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है, उत्साहित करने की ज़रूरत है, यकीनी रूप से बड़े हृदय का प्रतीक है, बड़े हृदय की बात है। तो सर आपको बहुत आभार कि आपने इतने सर अशोक सर जी बोल के बताओ जी, उस शैलेंद्र दृष्टिबाधिताओं को दिखता नहीं, बोल के बताओ। नहीं कोई नहीं, हाँ सर वो कुछ भेज रहे होंगे आप। मैं दृष्टिबाधित हूँ, देख नहीं पाता हूँ, परंतु कविताओं में कुछ सत्य जैसा भी देख पाता हूँ, बात कह देता हूँ अपनी। कपिल जी की कविताओं को पढ़ करके जो आप लोगों ने बात कही है, बहुत भीतर तक परखने की कोशिश करी है, भीतरी परतों को खंगालने की कोशिश करी है।
जो आपने बात करी, भाटिया सर ने जो प्रेम की बात करी, या आपने बात करी कि कवि ने कहा कि झूठ है हिटलर की कोई प्रेमिका थी, ये बातें छांट लेना, आलोचक को ये देख लेना, आलोचक इस चीज़ को देख रहा है तो बड़ी सुंदर बात है। हालांकि रचना तो मल्टी डायमेंशंस में देखने की चीज़ है और आलोचना उसके एक कोने पर प्रकाश डालती है, परंतु फिर भी जो आपने देखा है वो बहुत अच्छा है। मैं अपने जुड़े दूसरे साथियों से भी आग्रह करता हूं कि यदि वे उचित समझे तो कपिल जी अशोक की भाटिया कविताओं सर पर- कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। अशोक जी, भाटिया सर जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी भाटिया सर बोलिएगा सर। मैं दो छोटी छोटी बातें, बस 2 मिनट बात करूंगा, जी फिर हम सबको सुनना चाहेंगे। अपना न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से मुकेश जी ने अपनी बात रखी। मुझे याद है समकाल का लघुकथा विशेषांक मैंने संपादित किया था और आपने बड़े मनोयोग से उसे छापा, बड़े अच्छे तरीके से छापा। 1983 में मैंने पंजाब हरियाणा की कविता का एक विशेषांक निकाला था, इलाहाबाद की पत्रिका थी, मुझे अब नाम याद नहीं पत्रिका का। तो उसका विमोचन जब चंडीगढ़ में हुआ तो संसार चंद्र जी होते थे, कभी विभागाध्यक्ष रहे पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के। तो उन्होंने एक पंक्ति कही थी, नए नए कवि थे उसमें काफ़ी सारे, कि नए कवियों को छापने के लिए गज भर का कलेजा चाहिए। बिल्कुल। बात सिर्फ ये नहीं, मैं आपकी प्रशंसा में बात नहीं कह रहा, बात यह है कि ये ज़रूरत है नई पीढ़ी को खड़ा करने की, जिनमें ताजगी है, नए दृष्टिकोण है, ऊर्जा है, और आंख डालकर जो आपने बात कही, जो करने वाले हैं उनको उभारे जाने की जरूरत है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाटिया सर, ये गज भर 56 इंच से कम होता है क्या? आज साहित्य में जो भाटिया सर ये गज भर जो है 56 इंच से ज्यादा है, कम है? मैं कहीं ज्यादा है। अच्छा। कहीं ज्यादा है और बड़े खुले मन के हैं। ठीक है सर, बहुत ठीक है। इन्होंने तो वैसे परस्पेक्टिव गिनाई, अनजान से अनजान लेखक वहां स्थान पाए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें से उभर कर चीजें आएंगी और जिस तरह का प्रतिबद्ध साहित्य एक प्रकाशक जिस तरह से मुकेश निकाल रहे हैं, ऐसे प्रकाशकों की जरूरत है। मेरी चिंता एक और ये है, और वो मैं जरूर सवाल उठाना चाहता हूँ कि इधर जो कविता में, कहानी में, लघु कथा में बहुत मैं तो शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ, जो विलासपूर्ण और शिल्प के ऊपर रूपवादी वो सारी तरह की बनी बनाई जो संवेदनाएं हैं, रेडीमेड जो यथार्थ है, उसको लेकर पता नहीं वो जानबूझ के कर रहे हैं या सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए कि हम हैं, वो एक धुंध उन्होंने फैलाई है समाज में, पाठकों के बीच में, लेखकों के बीच में, जहां भी जाती है वो धुंध को पैदा कर रहे हैं। इस धुंध को छांटने के लिए क्या किया जा सकता है? सिर्फ एक मेरा सुझाव यह है कि जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे कपिल की एक कविता पुस्तक अच्छी लगी, अब ये फिर जो छापते हैं मुकेश जी, बहुत मोटी किताब नहीं छापते, इसलिए उसकी कीमत कम होती है। क्या हम लेखक लोग, चर्चा की बात तो अलग है कि भी कहीं भी चर्चाएं हो, ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जाएं और घर से बाहर निकलें और इस पर चर्चा करें और पढ़ें। क्या हम एक एक, दो दो, चार चार, पाँच पाँच प्रतियां इसकी खरीद कर लोगों में नहीं दे सकते हैं? जब सरोकार ऐसे हों कि जिनमें यथार्थ पर बल है, वो रूपवादी रचनाएं नहीं हैं और वो साधारण पाठक तक प्रेषित हो सकती हैं, तो इस पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ वो प्रतियां, और प्रकाशक से हम बात कर लेंगे ना, भैया हमें 50 प्रतियां कुल दे दो, इतने हम आपको देंगे, ना आपने कुछ कमाना है ना हमने कुछ कमाना, उतने में हम आगे वो किताबें देंगे। तो मैं सीधी सीधी खुली बात कर रहा हूँ। प्रकाशक अपनी वो क्योंकि प्रकाशक भी तो जो मुकेश जी बैठे खुद प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं, हमें उतने में ही दें जो आपकी लागत है और हम उसको आगे देंगे। मेरे पास तो मैं अपना व्यक्तिगत बताना नहीं चाहता, मुझे जो अच्छी किताब मिलती है 5 से लेकर 10 प्रतियां मैं खरीदता हूँ और बांटता हूँ, कहीं भी हूँ, हरियाणा में, पंजाब में, जहाँ भी जाऊँ, बांटे जाने की ज़रूरत है। और कोई सुझाव हो तो ज़रूर आगे जो साथी होंगे भी ये धुंध में हम किस तरह और काम कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही सर, और ज़रूरत है इस तरह की कि हम संप्रेषण को और बेहतर करें, रचनाओं को बांट करके, कविताओं को शेयर करके, कविताओं की चर्चा करके, बात करके, कवि की गोष्ठी हो या कवियों की गोष्ठी हो, बातचीत बढ़े, बात बढ़े, इसकी ज़रूरत है सर, बिल्कुल ज़रूरत है।
हमारे साथियों से आग्रह है कि कोई मित्र अगर उचित समझे कि टिप्पणी करनी है तो कपिल जी की कविताओं पर अपनी बात कहें। राजकुमार जी हैं, वो बात करें। योगेश जी भी हैं, नरेश जी भी आ गए हैं, वो बात करेंगे। योगेश जी, सर, आपकी दृष्टि उस तरह की रही सर, है, नमस्ते। आध्यात्मक पक्ष रहा है, तो आप और हम सब साथ मिलकर के नमकीन छीन छीन करके खाने वाले सहपाठी भी रहे हैं, तो अपने बीच का ये कवि है, आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी बात कहें। मैं ये कह रहा था सर कि जो दो बातें हुई हैं भाटिया सर ने और चंद्रा जी ने जो कही हैं, उनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। और एक दो जो भाटिया सर ने कवि बनने की प्रक्रिया वाली जो बात कही है कि कवि अभी कवि बनने की प्रक्रिया में नजर आते हैं, वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और जो उनका पिछला काव्य संग्रह था उससे कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा मतलब बदलाव इस कविता संग्रह में जितनी कविताएं हम देख पाए हैं, सुन पाए हैं, वो नजर आता है। और दूसरा ये है कि जो कवि का जो शिल्प है उसमें भी बहुत कुछ नजर आ जाता है कविता में, मतलब कवि का कि वो उसकी पक्षधरता क्या है। क्योंकि आप देखिए इस संग्रह की जितनी कविताएं हैं उनकी भाषा बहुत विश्वसनीय भाषा है। और ये भाषा बनती कैसे है, जो अपने वर्तमान में जो घटित हो रहा है और उसी से वो रचनाकार अपनी भाषा बना रहा है। और इसी के संदर्भ में हम देखें तो लिंक जुड़ता है पूरा का पूरा जो रचनाकार की अनुभूति है उसकी प्रामाणिकता का। और जितने भी रचनाकार हैं अभी हाल फिलहाल अगर दूर दूर बैठकर कविताएं लिखेंगे समाज से, तो यकीन मानिए वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन एक विश्वसनीय जो शिल्प है उसका निर्माण उससे नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जैसे खास करके चंद्रा जी ने जो एक इम्पोर्टेंट बात मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट ये लगी कि वो चैलेंज करते हैं सारी चीजों को जो मूल्य हैं पुराने, और इन्हीं मामलों में फिर वो उत्तर आधुनिक हो जाते हैं, यानी कि आधुनिकता के बाद। क्योंकि उनकी कविताओं में हम देखते हैं अस्मिताओं की जितनी पहचान है, अलग अलग अस्मिताएं, राजनीतिक हो, स्त्री हो उसमें, और जो पुरानी आस्थाएं हैं हमारी समाज के संदर्भ में हो, धर्म के संदर्भ में हो, उनको चैलेंज करने का मादा कपिल के पास है। फिर वो ये नहीं देखते कि ईश्वर की बात है, समाज की, जाति की, धर्म की बात है। तो हम इसी तरीके से देख सकते हैं, मोटी मोटी बात है और जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी वो हो चुकी हैं। तो कपिल की कविताएं चैलेंज करती है और इसी लिहाज से जो उनकी कविता है उस पर सवाल उठाना, उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है पाठक के लिए। वो कन्वे करती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और पाठक को चैलेंज करती हैं कि संवाद करे उसके साथ, जो चंद्रा जी भी इसमें मतलब बोल रहे थे। हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं दूसरे दूसरे शब्दों में। खैर, कपिल को बधाई और प्रकाशक को भी बधाई कि उन्होंने चिन्हित किया एक कवि को। शुक्रिया सर। बहुत अच्छी बात करी योगेश भाई, और एक बात बहुत अच्छी करी कि दोहराए ना हम बातों को, बहुत सुंदर। और कपिल भाई को बधाई आपकी तरफ से, हमारी सब की तरफ से। और प्रकाशक महोदय, आपने 1000 कवि निकाले हैं, कवियों की सीरीज निकाली है, बहुत अच्छी बात है सर। तो अब मैं कार्यक्रम को अगले पायदान की तरफ, कोई और साथी है जो अपनी बात कहना चाहेंगे? नरेश जी बोलेंगे। नरेश जी। जी नरेश जी। सर, मैं एक कविता पाठ इसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम के अंदर। कविता का टाइटल है कविता के नकली कदरदान। कविता के कदरदानों, तुम सब रंगे हुए सियार, कैमरे के सामने लिपे पुते चेहरे लेकर आते हो। कविता के कला समीक्षक और कविता को भी रंग देते हो नकली रंगों से। कवि अपने लहू को ठंडा करके चला जाता है अपने घर। धूल उड़ती है चाहूं और कवि को लगता है कि सांस ले रहे हैं हजारों गिद्ध जो कविता को चीरते हैं। जब तस्कर बन जाएं समीक्षक तो कवि को रहना पड़ता है उनसे दूर, खेतों में बनी किसी अनजान ढाणी में।
तो ये कविता मैंने इसमें पाठ किया है। और जो सबसे जो अच्छी बात जो आजकल आप देख रहे हो सर कि राजा चालीसा लिख रहे हैं लेखक और दिन में 3-4 बार पाठ भी करते हैं। तो उस समय में कपिल भारद्वाज को राजा को जो मैंने उस पुस्तक मेले में भी आपसे हमने बात करी थी कि राजा को जो राजा नंगा है और उसको राजा नंगा कहने की जो ताकत है वो बहुत ही शानदार है। और कपिल के लिए मैं कह रहा हूँ कि कवि बनने की प्रोसेस में चलता रहे, जिस दिन कवि बन के बैठ जाएगा फिर हम क्या लेंगे कवि से। सही बात, सही बात। चलो चलो, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत अच्छी बात करी है नरेश भाई, और अच्छा रहा कि ये समीक्षा के तस्कर शब्द आ गया नहीं तो सब कुछ उतर गया था कार्यक्रम का खैर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। और नरेश भाई ने ये जो बात कही है कि कवि हम सबके बीच से बात को उठाए, कवि हम सबके बीच की बात को करे, रचना अपने समय की, कमलेश्वर के शब्दों में कहूँ तो रचना अपने समय की होकर के आगे की हो तो कोई रचना है। अब मैं जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उन पर ही आज बात हो रही थी। जो लेखक अपने घर परिवार से किसान है, किराने की दुकान जिनके पिताजी की है, और जो खुद भी एटीएम तक पर भी जो जॉब करके अपना जैसे जैसे गुजर बसर करके कलम को थाम करके आगे बढ़ा है। मैं रघुवीर सहाय जी की 2 पंक्तियों से उन्हें बुला रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी ही मूर्ति बनाता हूँ और डहाता हूँ, आप कहते हैं कि कविता की है। तो कपिल जो बहुत हद तक स्वानुभूत लिखते हैं उनको मैं आवाज़ दे रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कवि महोदय कि आप अपनी जितनी चाहें 1-2-3 कविताओं का पाठ करें और इस कार्यक्रम को ऊंचाई तक पहुंचाएं। कपिल जी। थैंक यू शैलेंद्र भाई, और MM चंद्रा जी और अशोक भाटिया जी और परमानंद शास्त्री जी, योगेश जी, नरेश जी, राजकुमार जांगड़ा जी और बाकी साथी विनोद जी और दूसरे साथी जो जुड़े इस कार्यक्रम में, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अपने आसपास के लोग हैं और आसपास के ही नहीं बल्कि जो रचना प्रक्रिया रही है और जो ये काव्य संग्रह आया है इसमें प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए साथी मेरे सामने हैं। और यह बड़ा संयोग रहा कि कविता संग्रह की भूमिका लिखने वाले अशोक भाटिया जी और कविता संग्रह को छापने वाले चंद्रा जी दोनों ही मतलब इस काव्य संग्रह पर बात कर रहे हैं। यह भी बड़ा सुखद रहा है, क्योंकि कविताएं जब कलेक्ट हुई और मैंने सोचा कि इनको छपवाया जाए तो सबसे पहले मैंने अशोक भाटिया जी के पास भेजा उसका PDF बना करके, और ताकि उस पर कुछ अगर उनको कुछ लगता है तो वो मेरे से बात कर सकें और इसके अलावा वो इसकी एक भूमिका लिख दें। मेरा अपना एक स्वार्थ इसमें ये था। और उसके बाद जिसके पास ये कविताएं पहुंची वो चंद्रा जी थे और चंद्रा जी से लगातार बातचीत होती रही। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में, क्योंकि प्रकाशकों से साबिका पढ़ता रहा पिछले 4-5 सालों के दौरान ही, और मैंने देखे हैं संपादकों के जो नखरे होते हैं। और जो संपादक, मैंने ऐसे ऐसे संपादक देखे हैं जो किसी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते, जो किसी ईमेल का रिप्लाई ही नहीं करते, जो बात ही नहीं करते। मतलब जो छोटे शहरों से गाँव से लिखने वाले लोग हैं, जो स्थापित नहीं हैं, जो छपना चाहते हैं, जो प्रकाशित करवाना चाहते हैं, उनसे बात ही नहीं करना चाहते वो लोग। और किन किन का नाम लिया जाए, उनमें बड़े प्रकाशक जो हैं वो सभी हैं। उनके पास आप 5-5, 6-6 महीने के लिए उनके पास पड़े रहे, आपकी पांडुलिपि पड़ी रहेगी और वो कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे उसको, वो देखते भी नहीं हैं। और एक बड़ा योगेश जानते हैं कि किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है दिल्ली का, बड़े शहर का, और दिल्ली जैसे बड़े शहर का कोई हो या जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो और जिसके बहुत सारे फॉलोअर हों, उसको ही लोग मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा एक सौभाग्य ये रहा कि छिटपुट जो वेब पत्रिकाएं हैं उनमें कविताएं छपती रही, और फिर चंद्रा जी जैसे बहुत ही सुयोग्य संपादक मुझको मिले जिन्होंने एक एक चीज़ पर बात की। और
सबसे बड़ी बात मैं शैलेंद्र आपको बताना चाहूँगा, मैंने इनको कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ और अभी फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं मतलब ये कर सकूँ। तो इन्होंने एक ही बात कही कि अगर आपकी कविताएं संपादक मंडल के द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, और इन्होंने लिया भी नहीं। बहुत सुंदर। इन्होंने कहा कि हम 1 भी रुपया नहीं लेंगे, आपको 5 लेखकीय प्रतियां भी देंगे और हम बहुत अच्छे पेपर पर आपकी कविताओं को छापेंगे। और बहुत सुंदर इन्होंने किताब छापी, और इसके लिए मैं चंद्रा जी का बहुत मतलब आभारी हूँ। और संपादक और कवि के बीच में, एक लेखक और संपादक के बीच में, पुस्तक प्रकाशन के बीच में अगर ऐसी सद्भावना होती है, अगर उनके बीच में इतना मिलाप होता है, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छी बात होगी हिंदी जगत के लिए भी, और हिंदी जो आने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल नए लोग जो लिख रहे हैं और छपना चाहते हैं, उनके लिए भी यह एक उम्मीद की किरण नजर आएगी इस बात में। और अशोक भाटिया जी ने जो बातें की हैं कविता संग्रह पर, निश्चित रूप से वो बातें मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी हैं। और हालांकि मैं ये चाहता था कि जैसे एक कवि जो है वो प्रशंसा से कुप्पा हो जाता है, वैसी मेरी स्थिति कभी रही नहीं है। अक्सर तो मैं अपनी कविताओं के बारे में बहुत संकुचित सा रहता हूँ, बड़ा मन में, मतलब मैंने जब भी किसी प्रोग्राम में गए हैं तो ज़्यादातर दूसरे कवियों की ही रचनाओं को मैंने गाया, गुनगुनाया है शुरू से ही। और जब अपनी कविताएं सुनाने की बात आती है तो बहुत एक संकुचित सा मेरे मन में हो जाता है। लेकिन आप सब ने इतना प्रेम दिया, नरेश भाई ने भी मतलब पुस्तक मेले में गए, योगेश, वहाँ पर इन्होंने जिस प्रकार का गेस्चर दिया मुझको और जिस प्रकार की गर्माहट से इस कविता संग्रह का स्वागत किया, वो मेरे लिए बहुत शानदार रहा। और इन सभी साथियों की वजह से ही यह कविता संग्रह जो है वो कुछ एक लोगों के पास जा पहुंचा है, और लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं। और एक बात मेरे याद आ गया है, जो चंद्रा जी कह रहे थे, जो पुरस्कार की बात कह रहे थे, जो असम के साथी हैं, कवि साथी, उनको जानता हूं मैं, मेरी उनसे काफ़ी बातचीत हुई है सोशल मीडिया पर। वो थे, अभी तो मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं, दिखते नहीं है। चंद्र ही नाम है उनका, उनका भी नाम चंद्र है, असम से साथी, बहुत ही शानदार कविताएं लिखते हैं। और मुझे बहुत ही निजी तौर पर बहुत प्रसन्नता हुई जब एक ऐसे साथी को पुरस्कार मिला, चाहे वो जिस प्रकार से भी मतलब उसकी परिस्थितियां रही हैं, वो कविताएं लिखते हैं और बेहतरीन कविताएं लिखते हैं। और उनकी निजी परिस्थितियां भी, उनके निजी जीवन भी, उनका संघर्ष अगर हम देखेंगे तो बहुत ही मतलब उनका संघर्ष देख करके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो बात करते थे अपने संघर्ष की। जो वो खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं वहाँ पर असम में, और अक्सर उनकी खेती को उजाड़ जाते हैं हाथी। कई बार वो वीडियो डालते थे हाथियों को खदेड़ते हुए या हाथियों को गोली मारते हुए, तो अक्सर सोशल मीडिया पर प्रश्न मतलब उठाते थे लोग कि आप प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, आप हाथियों को क्यों मार रहे हैं, ये पहले से ही कम है। जबकि उनका यही कहना था कि हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने को कुछ है ही नहीं। हम 3-3 दिन तक, चंद्र जो है वो कहते हैं कि 3-3 दिन तक कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ खाने के लिए होता ही नहीं है। तो ऐसे साथी को आपने पुरस्कृत किया है चंद्रा जी, बहुत ही शानदार आपने ये काम किया है। और मैं चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया निरंतर बनी रहे, आप लगातार युवा कवियों के लिए यह पुरस्कार जारी रखें, और युवा जो, और खास करके उनकी स्थितियों परिस्थितियों को देखकर अगर आप यह पुरस्कार देंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार, बार बार शुक्रिया इसके लिए, क्योंकि साथी जो थे वो वास्तव में इसके अधिकारी थे। बाकी जहाँ तक कविताओं की बात है, 1-2 कविता मैं सुना देता हूँ, और उसके बाद 1-2 साथी और अगर बोलना चाहेंगे जिन्होंने कविताओं को पढ़ा है तो उनका स्वागत रहेगा, या फिर उसके बाद फिर कार्यक्रम जो है वो समाप्त कर देंगे। एक कविता है जोगी नाम से, मेरी पसंदीदा कविता है ये, जोगी नाम से, जोगी शीर्षक से। हम न तो रेगिस्तान में रहने वाले थे और न ही पहाड़ों पर कभी बसे थे, समुद्र तो हमसे हजारों कोस दूर था। हम न तो रेगिस्तान में रहने वाले थे और न ही पहाड़ों पर कभी बसे थे, समुद्र तो हमसे हजारों कोस दूर था। खेतों की मेड़ों पर टहलकर, कच्ची पक्की कृत्रिम नहरों में नहाकर,
खट्टे बेरों की गुठलियां एक दूसरे पर फेंककर रेडियो पर सुनकर किशोर कुमार की आवाज गुजारा अपना बचपन। जवानी में हमने आवारगी की कविताओं में शराब में मिला पहाड़ों की धुंध जैसा आकर्षण और प्रेम में पाया जोगी जैसा मन। हम रोए तो लगा कि कोई पुकार रहा है बेसब्रा होकर, और जब जब हंसे तो लगा दुनिया को मारी है ठोकर। ये कविता थी जोगी शीर्षक से। बहुत अच्छी कविता। कराहों के बीच चीयर्स एक कविता है। कराहों के बीच चीयर्स। इजराइल ने बम मारा बच्चों पर, स्त्रियों पर, बूढ़ों पर, युवकों पर, अस्पताल में टांके लगाते डॉक्टरों पर। खून से रंग गई दीवारें, लाशों में बदल गए जीने वाले। जो रह गए मरने से उन्होंने कब्रों के माप लेने किए शुरू। उसी वक्त जिस वक्त जिंदगियां गिर रही थी धड़ाम धड़ाम, क्रिकेट के खेल में व्यस्त थे करोड़ों लोग। चौकों और छक्कों पर नाच रही थी डांसर्स और मदमस्त थी, जबकि पस्त थी इंसानियत पूंजी वाले राक्षसों की गिरफ्त में आकर। नेतन्याहू और उसके साथी पी रहे हैं मदिरा, टकरा रहे हैं गिलास। चीयर्स की प्रतिध्वनि हो रही है उत्पन्न कराहों और विलापों के बीच। एक आखिरी कविता और मैं आपके सामने सुना देता हूँ। दुख। दुख शीर्षक से है। दुख हमारे जीवन में अचानक नहीं आया था, वो आया था धीरे धीरे, जैसे कोहरा आता है आंगन में सरकते हुए। पहले दूर खेतों में दिखेगा, फिर सड़कों पर, छतों पर, और फिर आंगन में पसर जाएगा। दुख का एक पार्सल रोज आता है मेरे पते पर सुबह सवेरे, जिसको शाम होने पर ही खोल पाता हूँ मैं। दुख व्यक्तिगत कम, राजनीतिक और सामाजिक ज्यादा है। तो साथियों, आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आपने कविताएं सुनी, बहुत शुक्रिया। स्पेशल अशोक भाटिया जी और चंद्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र प्लीज। जी, बहुत बेहतरीन कविताएं आपने पढ़ी कपिल भाई। और यदि कोई भाई है कुछ कहने की स्थिति में, कहना चाहता है तो स्वागत है, नहीं तो करते हैं, कंक्लूड करते हैं कार्यक्रम को। शैलेंद्र जी, मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा। हमारे बीच परमानंद शास्त्री सर जुड़े हुए हैं और मैं जरूर चाहूंगा कि उनकी एक 2-3 मिनट की टिप्पणी अवश्य जोड़ी जाए इस प्रोग्राम में। मुझे पता नहीं था शास्त्री सर हैं। शास्त्री सर, आपका स्वागत है, आप अपनी बात कहिएगा। शास्त्री सर। मुझे लगता है कि अब वक्त नहीं है टिप्पणी करने का, जब हम सब बोल चुके हैं। केवल इतना कि बहुत शानदार संग्रह है। और मेरी नरेश से बात हुई थी कि अनौपचारिक बातचीत हुई थी कि बहुत ही बेहतरीन कविता संग्रह है कपिल भाई का। उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे लगता है एक बात कहकर मैं, क्योंकि कार्यक्रम के समापन की घोषणा हो चुकी है और भाटिया जी और चंद्रा जी ने, कोई बात नहीं, वो थोड़ा हमें भी नहीं पता लग पाया था आपका। आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है प्लीज। मुझे लगता है आपने कह दिया, मैं इसलिए बोलना शुरू कर लिया। अशोक भाटिया जी और चंद्रा जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कपिल भारद्वाज के कविता संग्रह बौने प्रहसन पर बातचीत रखी है। मुझे याद है जब हरभगवान चावला का पहला कविता संग्रह आया, कोई अच्छी खबर लिखना, उस पे 7 लोग थे बात करने के लिए। उनमें अंतिम वक्ता के रूप में थे स्वर्ण सिंह विर्क, हमारे कहूँ उत्तर भारत के बड़े चिंतक हैं, बौद्धिक विमर्श के हमारे बड़े प्रणेता हैं वो, और बड़े एक्टिविस्ट हैं किसान आंदोलन के और वाम विमर्श के। तो उन्होंने हरभगवान चावला की कविता के बारे में कहा था कि ये कविताएं हमारे बड़े काम की हैं।
हमारे से मतलब जो संस्कृति कर्मी हैं, जो आंदोलनों में लगे हुए लोग हैं, जो जन संघर्षों में लगे हुए लोग हैं। मुझे लगता है किसी रचना का, किसी कला का औजार के रूप में हाथ में आ जाना उन लोगों के लिए जिनके जो संघर्षों में हैं, जो जीवन संघर्षों में हैं, उनके हाथ में कविता या कला या साहित्य का कोई भी विधा जब औजार के रूप में हाथ में आ जाती है, जैसे चंद्रा जी जिक्र कर रहे थे हर भगवान चावला की लघु कथा का, कि किस तरह से किसान आंदोलन में वो पोस्टर बन करके लगातार चलती रही। जहाँ सुरजीत पात्र की हमारी ये मेला है, मुझे भी उसका अनुवाद करने का मौका मिला। तो वो तमाम जो चीज़ें हैं, दरअसल कविता जब आम लोगों के लिए एक औजार बन जाती है, हथियार बन जाती है, संघर्षरत लोगों के लिए काम आने का औजार बन जाती है, तो मुझे लगता है ये कविता की या कवि के लेखन की, लेखन कर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और मैं इस तरह, इस दिशा में कपिल भारद्वाज की कविताओं को देखता हूँ। मुझे लगता है कि वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, और बढ़ नहीं रहे, पूरी मजबूती के साथ वो अपनी कविताओं को समाज के संघर्षरत लोगों के लिए एक औजार के रूप में दे रहे हैं। तो इससे बड़ी कविता की मुझे लगता है और कोई, या लेखन की इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है। कपिल भारद्वाज जन संघर्षों में लगे हुए लोगों से कहते हैं, देश मेरे देश नाम से उनकी कविता कमाल है। मेरे देश एक के चांद सिर के ऊपर जब गुजरे, तो उसके दोनों सींग पकड़कर अपने कमरे में घसीट लाओ, और तब तक बंदी बनाकर रखो जब तक पक्षियों का कलरव सुनाई न दे। तो इस तरह की कविता, इस तरह का औजार संघर्षरत लोगों को देने वाले कवि यकीनन मुझे लगता है कि एक बेहतर जो समाज के निर्माण में लेखन की भूमिका होती है, कपिल भारद्वाज उसका बाखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उनकी कविता क्लेम करती है, कोयल कूकेगी तुम चाहे अपने कानों में रुई भर लेना, भर लो तब भी वो कूकेगी। फूल खिलेंगे तुम चाहे अपनी बीनाई खुर्च डालो, तब भी वो खिलेंगी। कविता लड़ेगी तुम चाहे अपनी पीठ दिखा दो, तब भी लड़ेगी। मुझे लगता है कि इस तरह की कविता लिखने वाला कवि हमारे जो भविष्य का भारत है, या भविष्य का देश जो निर्मित होना है, उसके लिए जो प्रयास करने वाले लोग हैं, उनके लिए यकीनन एक औजार का काम करेगी। इससे बेहतर किसी लेखन के लिए और क्या हो सकता है कि उसकी कविता लोगों के काम आए, संघर्षों में, जन संघर्षों में काम आए। और कपिल भारद्वाज बहुत चेतन सचेत कोशिश कर रहे हैं इस काम में। उन्होंने जो खुद अभी कविताएं सुनाई हैं 3-4, वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने अपना रास्ता चुन रखा है, और वे उन लोगों के लिए लिख रहे हैं जिन्हें कविता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कपिल भारद्वाज को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। बहुत धन्यवाद सर, आपने जो आशीर्वाद स्वरूप अपने बहुत ही कीमती अपनी बातें कहीं और कविता की शिनाख्त करने की कोशिश करी, कवि को जो बात कहनी चाहिए वो कहने की कोशिश करी, और
ऐसी बात कही जो बहुत पते की बात थी कि कविता जनसाधारण के हाथ का औजार हो जाए, उसके काम आ जाए, काम करने वाले को वो अपने उपयोगी इतनी लगे कि कविता उसको जीने तक की स्थिति में आ जाए, वो भोगने तक की स्थिति में आ जाए, तो कविता बहुत बड़ी है। कवि का होना सार्थक है, कविता का होना सार्थक है। तो आप सभी साथियों को बहुत आभार जो आप हमारी एक आवाज़ पर एकत्रित हुए। आदरणीय मुकेश चंद्रा सर, भाटिया सर, आप लोग आए और आप लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे स्तर का बनाया और कवि पर अपनी बातें कहीं। महोदय, यकीनी रूप से मैं विश्वास से ये बात कहता हूँ, आदरणीय भाटिया सर तो हमारे साथ पहले भी कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। हमारे कार्यक्रम जो है इसी तरह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग ज़्यादा भीड़ का वो नहीं करते कि ज़्यादा भीड़ हमारे पास आए। हमारे पास अच्छे सारे के सारे लेखक, बड़े वैभव सिंह से लेकर के संजीव जी से लेकर के रणेंद्र जी से लेकर के मधु काकरिया जी से, सब बड़े लेखक, काफ़ी बड़े लेखक हमने बुलाए हैं। परंतु आपने जो आज बातें कही हैं, 1000 रचनाएं प्रकाशित, रचनाकारों को प्रकाशित करने की बात हो, या कपिल भाई की वो बात हो कि मेरे पास पैसे नहीं है सर, और आपका ये कहना कि भाई आपके पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है, रचना पसंद आनी चाहिए, कविताएं पसंद आनी चाहिए। तो ये ग्राउंड फ्लोर पर जो काम करने का आपका तरीका है सर, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और हम सब गदगद हो गए सर कि केवल कागजी बातें नहीं हैं, आपके व्यवहार में सच्चाई है, समाज को सही ढंग से देखने की दृष्टि है आप लोगों के पास, आपकी टीम के पास। आपकी टीम को बहुत बधाई हो सर, जो आप ऐसी परख कर रहे हैं कि अच्छी रचनाएं समाज के सामने जाएं। और आदरणीय भाटिया सर, आपने जो बांट की बात करी है कि रचनाओं को, अच्छी रचनाओं को बांट देना चाहिए, लोगों के बीच शेयर कर देना चाहिए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।